चलिए दोस्तों, तो हम जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं गाल्सवर्दी के से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस का आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज ए, जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक वर्क है द डार्क फ्लावर। ये किस प्रकार का वर्क है, कैसा ये वर्क है, ये हमको बताना है। तो यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, ए लव ड्रामा, ए ट्रेजिक प्ले, ए कॉमिक प्ले और ए लव नॉवेल। तो आपको बता दूं दोस्तों, सही आंसर है द डार्क फ्लावर इज ए लव नॉवेल। ये एक लव नॉवेल है। आप इसको किस तरह से ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है डार्क फ्लावर। देखिए, जो डार्क फ्लावर है वो डार्क फ्लावर, जैसे कोई भी फूल आप किसी को देते हैं प्रेम में, जब आप होते हैं तो आप रोज जैसा फूल देते हैं, और वो डार्क फ्लावर जनरली हम किसी को प्रेम स्वरूप भेंट करते हैं। तो आप इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि द डार्क फ्लावर इज रिलेटेड टू अ लव नॉवेल या इज कॉल्ड अ लव नॉवेल। यहाँ पर थोड़ी जानकारी और दे देता हूं आपको। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज ए लव नॉवेल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1913। ये जो नॉवेल है ये 1913 में पब्लिश्ड हुआ है। सम अदर फैक्ट्स की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस बार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? द नॉवेल इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये जो नॉवेल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है द स्प्रिंग या स्प्रिंग, दूसरा पार्ट है दोस्तों समर, और तीसरा पार्ट है ऑटम। तो ये जो नॉवेल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपको ध्यान रखना है, स्प्रिंग समर एंड ऑटम। इसका पब्लिकेशन 1913 में हुआ है और ये एक लव नॉवेल है, ये आपको ध्यान रखना है। इट हैज ए यूनिवर्सल थीम, द पॉजिटिव पावर एंड द disruptive effects of sexuality and desire. It is the story of Mark Lennon and his infatuation, adulterous affair, conventional marriage and obsession for a younger woman. तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये मार्क लेनन की कहानी है। इसमें जो कैरेक्टर है वो मार्क लेनन है, जो फॉल इन लव है विद ए यंगर वुमेन, एक वुमेन के साथ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मार्क लेनन की लव स्टोरी है, जो एक नॉवेल के रूप में है। 1913 में ये पब्लिश्ड हुई है और स्प्रिंग समर एंड ऑटम इसके पार्ट हैं। द डार्क फ्लावर इसको हम कहेंगे, डार्क फ्लावर इसका टाइटल है, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स। जो गाल्सवर्दी के नॉवेल्स हैं उनमें से कुछ जो नॉवेल्स हैं, ज्यादातर जो नॉवेल्स हैं अर्ली नॉवेल्स, वर रिटन अंडर, उनको सुडोनियम के द्वारा लिखा गया या सुडोनियम के साथ में लिखा गया। दोस्तों, सुडोनियम की आपको बात बता दूं, सुडोनियम किसी भी राइटर के द्वारा लिया गया वह कल्पित नाम है जिस नाम से वो अपनी रचनाओं को पब्लिश कराता है। तो आपको बता दूं, जॉन गाल्सवर्दी ने भी शुरुआती जो रचनाएं हैं वो अपने सुडोनियम के साथ, यानी अपने कल्पित नाम के साथ पब्लिश कराई हैं। तो उनका जो सुडोनियम है या कल्पित नेम है, जिसको आप सोब्रिक्वेट भी बोलते हैं, वो क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं दोस्तों। एक चीज और, यहाँ पर जो सुडोनियम है इसकी स्पेलिंग आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्पेलिंग, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। सुडोनियम की स्पेलिंग PSEUDONYM। सुडोनियम का मतलब होता है कल्पित नेम, किसी राइटर के द्वारा अपनी रचनाओं को पब्लिश कराने में प्रयोग किया जाने वाला नाम। तो यहाँ पर जॉनसन है, इसाक है, जॉन सिन जॉन है और इलिया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि जॉन गाल्सवर्दी का जो कल्पित नेम था, जो सोब्रिक्वेट था, ये जो सुडोनियम है वो है जॉन सिन जॉन, और इसका मीनिंग है जॉन सन ऑफ जॉन।
जॉन सन ऑफ जॉन, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी के पिता का नाम भी जॉन था, तो इससे आप याद रखिएगा जॉन सन जॉन इज द सुडोनियम टेकन बाय जॉन गाल्सवर्दी फॉर अर्ली नॉवेल्स। डिटेल आपको बता देता हूं। जॉन गाल्सवर्दी 1867 में इनका जन्म हुआ, 1933 में इनकी मृत्यु हो गई। एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट, वॉन द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्टार्टिंग कैरियर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है या पॉइंट है इनके स्टार्टिंग कैरियर के बारे में, कि जो शुरू के हिज फर्स्ट 4 बुक्स वर पब्लिश्ड एट हिज ओन एक्सपेंस, कि उनकी शुरुआती जो 4 किताबें थी वो उन्हीं के खर्चे पर पब्लिश कराई गई अंडर द सुडोनियम, और उसको एक कल्पित नाम के साथ पब्लिश कराया गया, उनके रियल नेम के साथ पब्लिश नहीं कराया गया। वो नाम था जॉन सन जॉन, जिसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया है, जॉन सन ऑफ जॉन। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज, जॉन गाल्सवर्दी का जो पहला सक्सेसफुल नॉवेल है वो कौन सा है? तो देखिए, नॉवेल की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको नॉवेल्स और प्लेस की अलग अलग जानकारी होनी चाहिए, जो आपको पर्टिकुलर वे में याद करनी होगी। तो सबसे पहला जो सक्सेसफुल नॉवेल है वो दोस्तों है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी डिटेल में आपको बता देता हूं। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिश्ड इन 1906, which later became the first volume of the Forsyte saga। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कि जो वर्क है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में ये पब्लिश हुआ, बाद में इसको जो फोर्साइट सागा ट्रायोलॉजी है इनकी, उसका एक पार्ट इसको बना दिया गया, और पार्ट में भी पहला पार्ट इसको बना दिया गया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इट्स कंप्लीट फॉर्म इन 1922, ये 1922 में अपनी कंप्लीट फॉर्म में पब्लिश्ड हुआ है द फोर्साइट सागा। द अदर वॉल्यूम्स आर चैंसरी है और टू लेट है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, द फोर्साइट सागा के 3 पार्ट, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, चैंसरी और टू लेट, ये हैं। तो टू लेट जो है वो 1921 में आया है, चैंसरी 1920 में, और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, और द फोर्साइट सागा के रूप में इनका जो कलेक्शन है वो आया है आपका 1922 में। दोस्तों ये चीजें फैक्ट्स आपको याद करने हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, जो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट, सबसे ज्यादा अच्छा लेटर ड्रामाज है। लेटर ड्रामाज से मतलब है दोस्तों जीवन काल के या कैरियर के अंत के जो ड्रामे हैं उनमें से सबसे अच्छा ड्रामा कौन सा है? तो आपको बता दूं, एस्केप, द प्रिजन, द स्किन गेम, लॉयल्टीज। लॉयल्टीज इज द करेक्ट आंसर। ये जिम्मेदारियों के विषय में है, वफादारी के विषय में है, एक दूसरे का जो दायित्व होता है उसके बारे में है। तो जो लेटर ड्रामाज हैं, इनके बाद वाले ड्रामाज हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है लॉयल्टीज है। इसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। जॉन गाल्सवर्दीज वर्क्स गिव द मोस्ट कंप्लीट एंड क्रिटिकल पिक्चर ऑफ द इंग्लिश बर्गोइज सोसाइटी एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century। ही वाज ए नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये तीनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि गाल्सवर्दी एक नॉवेलिस्ट भी थे, एक ड्रामेटिस्ट भी थे, और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, और एसेइस्ट भी थे। उन्होंने कुछ एसेज भी लिखे हैं। गाल्सवर्दी रोट मैनी प्लेज बट द बेस्ट एमंग हिज लेटर प्लेज वाज लॉयल्टीज। यह लॉयल्टीज की जो डेट है दोस्तों वो आप याद कर लीजिएगा, 1922 में इन्होंने लॉयल्टीज को पब्लिश कराया है। लॉयल्टीज पब्लिश्ड इन 1922, और यही इनके जो लास्ट के प्लेज हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड took place
with the writing of Caste, a play written by। दोस्तों ये लिखा गया है रॉबर्टसन के द्वारा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निशान लगा हुआ है लेकिन ये गलत निशान लगा हुआ है। ये प्ले रॉबर्टसन के द्वारा लिखा गया है। कास्ट, कास्ट इज ए प्ले रिटन बाय रॉबर्टसन। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज एन। जो लिटिल मैन है वो गाल्सवर्दी के द्वारा जो लिखा गया है वो किस प्रकार का वर्क है। दोस्तों, I have told you so many times that if you are reading the works of Shakespeare, Milton, Galsworthy and Wordsworth, you should know about the work genre। जो वर्क का जो जेनर है, जो प्रकार है, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि चारों ही राइटर से इस पे क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं कि दिया गया वर्क जो दिया, आपको नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ वर्क इज दिस, ये किस प्रकार का वर्क है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है द लिटिल मैन इज ए पोयम है, ए नॉवल है, ए वन एक्ट प्ले है और प्ले है। तो दोस्तों आंसर है लिटिल मैन इज ए प्ले। ये सी आंसर इसमें करेक्ट है। लिटिल मैन जो है क्या है, प्ले है इनका। अब आगे यहाँ पे कहा गया दोस्तों, कंप्लीट द सेंटेंस। गाल्सवर्दीज प्लेज स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। जो गाल्सवर्दी का प्ले है, प्ले का नाम है स्ट्राइफ, वो किससे संबंधित है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्राइफ में एक स्ट्राइक हड़ताल का वर्णन है, हड़ताल उसमें दिखाई जाती है। और आपको मालूम है जैसे ही हड़ताल का जिक्र आता है तो उसका जो कनेक्शन है, उसका जो रिलेशन है वो लेबरर और कैपिटलिस्ट के बीच में हो जाता है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि लेबर डिस्प्यूट इज द करेक्ट आंसर। गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट। इसमें लेबर डिस्प्यूट जो कैपिटलिस्ट हैं और जो लेबरर्स हैं उनके बीच का जो डिस्प्यूट है उसको दर्शाया गया है। थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे दूं। जॉन गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ 1909 में आया है। प्रेजेंट्स द स्ट्राइफ, ये स्ट्राइफ संघर्ष की बात करता है बिटवीन द कैपिटल लोगों में यानी पूंजीवादी लोगों में, एंड द लेबर और जो मजदूर वर्ग है उसमें, एंड एडवोकेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू। और एडवोकेट्स वकालत करता है जो अच्छी समझ है दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में उनकी। टू ग्रेट फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ। सम अदर फैक्ट्स, कुछ अन्य चीजें इसकी आप जान लीजिए। स्ट्राइफ इज ए ब्यूटीफुल इंडिक्टमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। स्ट्राइफ के अंदर जो वास्तविक समाज है वर्तमान का, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। द लीडर ऑफ द कैपिटलिस्ट इज मिस्टर एंथोनी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहीं पे याद कर लीजिएगा कि स्ट्राइफ के अंदर जो लीडर है पूंजीवादी लोगों का, उसका नाम है मिस्टर एंथनी, एंड द लीडर ऑफ द लेबरर्स इज मिस्टर रॉबर्ट्स। हो सकता है दोस्तों इस बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, तो इस क्वेश्चन को आप विशेष रूप से लर्न कर लीजिएगा कि स्ट्राइफ के अंदर जो कैपिटलिस्ट हैं उनका जो लीडर है वो है मिस्टर एंथोनी, और जो लेबरर्स हैं उनका जो लीडर है वो है मिस्टर रॉबर्ट्स। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। स्ट्राइफ के अंदर संघर्ष दिखाया गया है, एक स्ट्राइक दिखाई गई है, ये डिस्प्यूट को शो करता है कैपिटलिस्ट और लेबरर के, और इसका पब्लिकेशन जो है वो 1909 में हुआ है। तो ये आपको दोस्तों फैक्ट्स जरूर याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो सकता है इस बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। Who has written Jocelyn among the following writers? I have told you that Jocelyn was the first novel written by John Galsworthy in 1899. 1899 में लिखा गया जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा, ये पहला नॉवल था। तो फर्स्ट नॉवल आप इसको मान के चलिए, आपको याद रखना है। और ये तो आपको बड़ा इजीली पता हो गया कि किसने लिखा है, तो ये जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है। जॉसलिन इज ए वर्क बाय जॉन गाल्सवर्दी। यहाँ पर थोड़ी जानकारी और आपको दे देता हूँ। द नॉवल जॉसलिन वाज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी इन 1898 अंडर हिज सुडोनियम जॉनसन जॉन। जो जॉसलिन नॉवल है
वो सुडोनियम के साथ लिखा गया, यानी कल्पित नेम के साथ लिखा गया, और कल्पित नेम था जॉन सेंट जॉन। लिखा गया है दोस्तों 1898 में और पब्लिश हुआ है दोस्तों 1899 में। आपको ध्यान रखना है, गाल्सवर्दी वॉज ऑल्सो ए सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट इन हिज ड्रामाज, ही यूजुअली एग्जामिनिंग सम कंट्रोवर्शियल इथिकल और सोशल प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बता दिया कि गाल्सवर्दी ने अपने नॉवेल्स में, अपने प्लेज में जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको दर्शाया है, इसीलिए इनको सोशल ट्रेजेडी राइटर कहा जाता है, या सोशल प्लेराइट कहा जाता है, या प्रॉब्लम प्लेराइट इनको कहा जाता है। अ टेलीविजन सीरियल द फोर्साइट सागा, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको विशेष रूप से याद करना है। जो आपको मैं बता दूं उनको जरूर याद कीजिएगा। हालांकि याद तो इस बार आपको सारे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टेलीविजन सीरियल द फोर्साइट सागा, आपको बता दूं फोर्साइट सागा एक टेलीविजन सीरियल है जिसको बीबीसी चैनल के द्वारा दर्शाया गया, दिखाया गया, इमेंस पॉपुलरिटी, और इसने बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलर हो गया इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1667। दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कोई मिस्टेक हुई है, 1667 तो हो नहीं सकता, तो इसको मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा कि कब हुआ है। आई थिंक 1967 यहाँ पे होना चाहिए। इसको मैं चेक करके दोस्तों आपको आंसर सही बता दूंगा, पर आपको ध्यान रखना है द फोर्साइट सागा जो है इसने बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी एक सीरियल के रूप में प्राप्त की थी ब्रिटेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज जो मिला है लिटरेचर के लिए वो किस सन में मिला है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट करने का मेरा मकसद ये है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो आपको आंसर मालूम है, जल्दी से बता दीजिए। 1931, 1929, 1930, 1932। तो आप बताइए कि 1929 में क्या हुआ। I have told you that so many times that ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो अवार्ड है 1929 में वो गाल्सवर्दी को दिया गया है, और 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड, जस्टिस किस सन में पब्लिश हुआ है। दोस्तों आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जॉन गाल्सवर्दी के, उनका पब्लिकेशन की डेट आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी के पब्लिकेशंस, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट डेट्स, उनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है लगातार, यानी कि हर टीजीटी एग्जाम में इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार भी नेचुरली आपको ये याद करने चाहिए, इनको तैयार करना चाहिए। तो पब्लिकेशन की जो इम्पोर्टेंट फिक्स्ड जो उनका वर्क है, उनकी जो डेट्स हैं वो आप जरूर याद कीजिएगा। तो जस्टिस वाज पब्लिश्ड इन 1910, 1910 में जस्टिस जो है वो पब्लिश्ड हुआ है, जहां तक मेरे को याद है। आंसर देख लेते हैं दोस्तों, आंसर डी। जस्टिस इज ए प्रॉब्लम प्ले दैट सैटिराइजेस लॉ एंड डाइवोर्स लॉ एट फोर्स इन इंग्लैंड। तो आपको बता दूं जस्टिस क्या है, एक व्यंग है, एक व्यंग है, सटायरिकल है ये जस्टिस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि इसका आंसर जो था वो बुक्स में जनरली गलत दिया हुआ था, और उसकी वजह से कई बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो जो ऑर्डर ऑफ ए नाइटहुड है, या नाइटहुड की जो उपाधि है, वो गाल्सवर्दी ने 1917 में रिजेक्ट कर दी थी, यानी रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लेने से 1917 में मना कर दिया गया था। इसकी डिटेल भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आंसर आप जरूर याद रखिएगा कि सही आंसर है 1917। दोस्तों ये भी बता दूं, कुछ किताबों में ये आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप उस गलत को सिलेक्ट मत कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ 1917, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। In the year 1917, जॉन गाल्सवर्दी refused knighthood। 1917 में जॉन गाल्सवर्दी ने नाइटहुड की जो उपाधि है उसको मना कर दिया। एट द एज ऑफ 28, जब वो 28 वर्ष के थे, he published a collection of his short stories। उन्होंने अपना शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन पब्लिश
कराया था। गाल्सवर्दी रिफ्यूज द नाइटहुड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर लिलॉयड जॉर्ज। ऐसा कहिए कि लिलॉयड जॉर्ज जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी थी किसको? गाल्सवर्दी को। परंतु गाल्सवर्दी ने लिलॉयड या जॉर्ज लिलॉयड के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज लिलॉयड के द्वारा जो दी गई उपाधि थी नाइटहुड की, उसको रिफ्यूज कर दिया, उसको मना कर दिया। इन द ईयर 1990 ही वाज अवार्डेड द बेल्जियन पाल्म्स ऑन अवार्ड। देखिए दोस्तों, 1919 में इनको एक अवार्ड दिया है, बेल्जियन अवार्ड इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 1919 में बेल्जियन अवार्ड, 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है और 1932 में दोस्तों इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ये तीनों आपको विशेष रूप से आप इन बातों को याद रखिएगा। फिर से एक बार बता दूं, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में, 1919 में बेल्जियन और 1932 में जो दिया गया है वो है नोबेल प्राइज। और ये वाला नाम जो है दोस्तों, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इस बार के लिए आपको याद रखना है कि हु गेव द अवार्ड और दी उपाधि ऑफ नाइटहुड, किसने दिया है नाइटहुड की उपाधि गाल्सवर्दी को? तो ये थे जो है प्राइम मिनिस्टर लिलॉयड जॉर्ज। और 1917 में गाल्सवर्दी ने इसको रिफ्यूज कर दिया, लेने से मना कर दिया। When was John Galsworthy awarded the Nobel Prize for Literature? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, आपको याद है 32 में। देखो दोस्तों, दो चीजें हैं। He was best known for his novel sequence The Forsyte Saga। उनको उनके वर्क फोरसाइट सागा के लिए जाना जाता है। द सिल्वर बॉक्स जो है दोस्तों, ये इनका पहला नॉवल था, और सॉरी पहला प्ले था, जो 1906 में पब्लिश हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। 1906 में पहला इनका जो प्ले है वो आया है सिल्वर बॉक्स के रूप में, और 1899 में पहला जो नॉवेल है वो आया है जॉसलिन, और जो इनका सबसे फेमस जो वर्क रहा है द फोरसाइट सागा वो रहा है। और अंतिम जो वर्क है उनमें से सबसे फेमस वर्क जो है वो इनका रहा है लॉयल्टीज। ये क्वेश्चंस आपको मेमोराइज करने हैं दोस्तों, इनको आज ही मेमोराइज कीजिएगा। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस जो पूछा गया है दोस्तों, ये किस तरह का प्ले है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर बड़ा विवाद हुआ था दोस्तों। एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया गया, किसी को भी इसका करेक्ट आंसर नहीं मालूम था। सटायरिकल है, वैग्यू है, आयरोनिकल है या इनएप्रोप्रिएट है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो आयरोनिकल यहाँ पर बताया गया है, जो आंसर माना गया था उसको आयरोनिकल, तो इसीलिए यहाँ पर आयरोनिकल इसका दिया है, आयरनी। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरोनिकल, आयरोनिकली इट इज इनजस्टिस टोल्ड इन द जस्टिस ड्रामा। तो आयरनी क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ दोस्तों। आयरनी का मतलब है कि जो चीज जिस तरह की दिखाई गई हो उससे भिन्न उसकी वास्तविकता हो, मतलब जो एक जगह दिखाया जा रहा है वास्तव में वो वैसा ना हो, तो उस चीज को हम आयरनी कहते हैं, आयरनिकल कहते हैं। या एक शॉर्ट डेफिनेशन इसकी है, डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड स्टेज वर्क इज क्रिएट्स आयरनी, कि जो अंतर है वास्तविकता का और जो दिखाया जा रहा है उसका, वही आयरनी कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी आपको दे देता हूं। जॉन गाल्सवर्दी deliberately chose the title justice in order to satirize the contemporary social and legal system। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो लीगल सिस्टम है, इंग्लिश लीगल सिस्टम आप इसको कहिए, इसको आप जब मेंशन करें तो इंग्लिश लीगल सिस्टम आप मेंशन कीजिएगा, कि जस्टिस में जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसको दर्शाया गया है। इन द नेम ऑफ जस्टिस फोर्स्ड द इंडिविजुअल्स लाइक फाल्डर, कि जो इसका मुजरिम था इस प्ले का फाल्डर, उसको फोर्स करके जो जस्टिस था, न्याय था, उसकी ओर धकेला गया। एंड रुथ टू सफर एंड पेरिस फाइनली इन द मोस्ट इनह्यूमन वे इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, और उसको बहुत सारे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा हीरोइन को, यानी जो रुथ हनीबिल थी उसको बहुत सारे फैक्ट्स अपने जीवन में दुखों का झेलना पड़ा क्योंकि लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। लॉयल्टीज
क्राइसिस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन ए प्ले बाय। वो कहते हैं कि ये जो लॉयल्टीज की बात हुई है, जो जिम्मेदारियों की बात हुई है, जो वफादारी की बात हुई है, जो एक दूसरे के प्रति जो हमारे भाव होते हैं जिम्मेदारी के, वफादारी के, उनकी जो बात हो रही है, क्राइसिस क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे में समाहित होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, एक दूसरे में उनका ताना बाना बुना हुआ होता है। ये लाइन किस राइटर के द्वारा लिखी गई है या किसके प्ले में इसको रखा गया है? तो शेक्सपियर, मिल्टन, शॉ, गाल्सवर्दी। तो आपको मालूम है हम इस समय गाल्सवर्दी की स्टडी कर रहे हैं, तो ये लाइन भी गाल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है। आगे दोस्तों फिल इन द गैप। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। सिल्वर बॉक्स जो है वो किस चीज को दर्शाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर, द इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीजन। तो सही आंसर है दोस्तों इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। यहां पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि वर्क जो कार्य है वो दोनों के द्वारा सिल्वर बॉक्स में चोरी का किया जाता है, बिफुलिंग का किया जाता है, लेकिन एक को इसमें सजा मिलती है और एक को सजा नहीं मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस इस प्ले के अंदर दिखाया गया है। वही किसी ने सेम प्रोसेस, सेम गलती की है, उसके लिए आप दोनों को सजा बराबर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि एक को छोड़ दिया जाए और एक को सजा दे दी जाए। और इस प्ले में सिल्वर बॉक्स में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द प्ले सिल्वर बॉक्स शोज द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। तो ये जो थीम है प्लेस के दोस्तों, ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनके सभी प्लेस के जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनका जो थीम है वो मैं आपको बताऊंगा और आपको उसको एज यूजुअल याद कर लेना है। द सिल्वर बॉक्स इज गाल्सवर्दीज फेमस प्ले, डील्स विद द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, सम अदर फैक्ट्स। His other two plays, Strife and Justice, also deals with the inequality of justice। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके दो अन्य प्ले हैं, 1919 वाला स्ट्राइफ और 1910 वाला जस्टिस, ये भी इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को शो करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ की अगर बात करें तो दोस्तों वो सिल्वर बॉक्स है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सेम क्राइम के लिए एक को छोड़ दिया जाता है और एक को पनिशमेंट यानी सजा दे दी जाती है। Who is Harold Cleaver in Galsworthy's Justice? दोस्तों क्या आप आंसर बता सकते हैं? क्योंकि इस विषय में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। Who is Harold Cleaver in Galsworthy's Justice? गाल्सवर्दी के जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन है? गवर्नमेंट काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल है, जज है, मैनेजिंग क्लर्क है? तो आप मुझे सही आंसर बताइए, क्योंकि ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है और यही आपको करना है कि यदि मैंने आपको टीच कर दिया है, if I have taught you, you must learn all the questions, all the work. It is your responsibility, it is your duty. If you want to qualify the exam in this attempt, you must work hard, you must go forward with me. आपको मेरे साथ आगे जाना होगा, इनको लर्न करना ही होगा। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। आंसर है ए दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ी आपको जानकारी भी दे देता हूँ। देखिए आंसर ए है गवर्नमेंट काउंसिल। मैंने दोनों वकीलों की आपको बात बताई थी। हैरोल्ड क्लीवर जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से वकील हैं, और दूसरी ओर आपको जस्टिस में जो फाल्डर के वकील हैं वो मिलेंगे, उनका नाम है फ्रोम। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एक्ट सेकंड ओपन्स इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ट्रायल ऑफ फाल्डर इज इन प्रोग्रेस। जो ट्रायल सीन है वो चल रहा है। ही हैड फोर्ज्ड ए चेक, उन्होंने एक फोर्जरी की है, चेक को बदला है। फाल्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय हेक्टर फ्रोम, फाल्डर के जो वकील हैं वो हेक्टर फ्रोम है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लें, अभी याद कर लें। फाल्डर के वकील का नाम हेक्टर फ्रोम है और दूसरी तरफ हैरोल्ड क्लीवर है। द काउंसिल ऑफ द क्राउन यानी गवर्नमेंट काउंसिल वो है। इज ए ड्राइड येलोइश मैन, ये एक ड्राइड थोड़े बुजुर्ग आप कह सकते हैं येलोइश मैन है। ऑफ मोर देन मिडिल एज, मिडिल एज से ज्यादा के यानी उनकी उम्र भी ज्यादा है। इन ए येलोइंग विंग,
फ्रॉम इज ए डिफेंस काउंसिल, और ये आपको याद रखना है, हु वॉज द डिफेंस काउंसिल या हु वॉज द एडवोकेट ऑफ फाल्डर। तो ये फ्रॉम जो नाम है ये आपको दोस्तों याद रखना है। गवर्नमेंट काउंसिल हैरोल्ड क्लीवर और डिफेंस काउंसिल जो है वो है फ्रॉम या हेक्टर फ्रॉम। द इजलैंड फेरीज 1904 में आया, वॉज द फर्स्ट बुक टू अपीयर अंडर हिज ओन नेम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। द इजलैंड फेरीज जो है 1904 में आया है, वॉज द फर्स्ट बुक टू अपीयर अंडर हिज ओन नेम। उनके खुद के नाम से आने वाला पहला वर्क जो है वो है इजलैंड फेरीज। तो ये उनके खुद के नाम यानी जॉन गाल्सवर्दी के नाम से इसको पब्लिश किया गया है। इन 1905 ही मैरिड एडा पियर्सन, द डाइवोर्स्ड वाइफ ऑफ हिज फर्स्ट कजिन A.G. गाल्सवर्दी। देखिए यहाँ पर ये डिटेल में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं इसको रिवाइज कराता हूँ। 1905 में गाल्सवर्दी ने एडा पियर्सन से विवाह कर लिया। 1905 में गाल्सवर्दी ने एडा पियर्सन से विवाह कर लिया जो डाइवोर्स्ड महिला थी गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी के भाई एजी गाल्सवर्दी की। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपने भाई की डाइवोर्स बीवी से विवाह कर लिया था 1905 में, और उनकी वाइफ का नाम था एडा पियर्सन। कंप्लीट द सेंटेंस, द इजलैंड फेरीज हैज बीन रिटन बाय। अभी हमने पढ़ा है कि किसके द्वारा लिखा गया ये वर्क है, तो आपको मालूम है ये वर्क जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, आगे बात करते हैं। द इजलैंड फेरीज हैज बीन रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, सम अदर फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं। फ्रॉम द फोर विंड्स, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद करनी है। इसको बता देता हूं कि इनका जो एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन आया है दोस्तों, वो है फ्रॉम द फोर विंड्स, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वाज गाल्सवर्दीज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। अगर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क की बात करें, कहने का अभिप्राय है दोस्तों, ना नॉवेल की बात करें ना प्ले की बात करें, केवल ये पूछा जाए कि गाल्सवर्दी का पहला पब्लिश्ड वर्क कौन सा है, तब दोस्तों आप फ्रॉम द फोर विंड्स को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये एक इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जो पब्लिश किया गया। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इट इज ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन फ्रॉम द पेन ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, द नेम इज द फ्रॉम द फोर विंड्स। The Iceland Fairies is that he would begin publishing under own name, probably owing to the death of his father. आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर लेते हैं। द इंग्लिश नॉवेल, जो इंग्लिश नॉवेल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द इंग्लिश नॉवेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द, कौन सी सेंचुरी में जो इंग्लिश नॉवेल हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 18th सेंचुरी को उसमें पब्लिश्ड होने वाले नॉवेल्स की वजह से नॉवेल एज के नाम से भी जाना जाता है। 18th सेंचुरी इज मोस्टली नोन फॉर द नॉवेल राइटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, Granville Barker was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays excepting one। देखिए ग्रानविले बार्कर रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं इंट्रोडक्शन के लिए इंग्लिश स्टेज के गाल्सवर्दी के सभी वर्क्स के लिए, लेकिन एक वर्क को छोड़ करके। वो वर्क कौन सा है? तो दोस्तों आंसर है डी, लॉयल्टीज। लॉयल्टीज को छोड़ करके जो यहाँ पर नाम दिया है ग्रानविले बार्कर, ये इन्होंने सभी वर्क को पब्लिश करने में, सभी वर्क को स्टेज पर फिल्माने में उनकी मदद की, उसमें अपना योगदान दिया है, केवल एक लॉयल्टीज प्ले को छोड़ करके। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट एंड कंफ्लिक्ट ऑफ, जॉन गाल्सवर्दी के जो नॉवेल्स हैं चीफली ऑक्युपाइड, उनमें क्या अंकित किया गया है, क्या दर्शाया गया है? विद द इफेक्ट एंड कंफ्लिक्ट, प्रभाव है और कंफ्लिक्ट भी है। क्या है? इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स,
फेडरलिज्म अपॉन मोनार्की, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि गाल्सवर्दी के जो प्लेज हैं उनमें क्लास ट्रेडिशंस को दिखाया गया है, सोसाइटी को दर्शाया गया है। और मैंने आपको पहले कई बार ये बता दिया है कि गाल्सवर्दी इज ए सोशल प्ले राइटर, गाल्सवर्दी इज ए सोशल ड्रामेटिस्ट, गाल्सवर्दी इज ए प्रॉब्लम प्ले राइटर। ये तीन बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिस शोज प्रॉब्लम्स ऑफ। जस्टिस में जो प्रॉब्लम्स है वो किन की दिखाई गई है, क्या उसमें दर्शाया गया है, तो मैंने आपको ये बता दिया है। इंग्लिश लीगल सिस्टम की मैंने आपको बात की थी कि जस्टिस में जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है उस पर वो सटायर है, उस पर व्यंग है, उसको दर्शाया गया है। तो आपको याद रखना है, जस्टिस शोज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम्स। Which of the following is a novelette written by John Galsworthy? देखो दोस्तों, एक होता है नॉवल, एक होता है नॉवलेट। नॉवलेट जो है नॉवल की तुलना में बहुत छोटा वर्क होता है, इसीलिए इसको नॉवलेट कहा जाता है। और वैसे भी आपको जानकारी होगी कि लेट या ई लगाने से जो छोटा है वो शब्द कहीं ना कहीं अर्थ में ऐड कर दिया जाता है। तो नॉवलेट का अर्थ है एक छोटा नॉवल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉवलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? इनमें से कौन सा एक नॉवलेट है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा हुआ? द फ्रीलैंड्स, जॉसलिन, द फोरसाइट सागा, नन ऑफ द एबव। तो जहां तक मुझे जानकारी है दोस्तों, जो जॉसलिन है वही इनका वर्क होगा, नॉवलेट होगा। देख लेते हैं आंसर। हाँ, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जॉसलिन जो है पहला नॉवल है जो कि एक नॉवलेट है, यानी नॉवल, कंप्लीट नॉवल आप उसको नहीं कह सकते हैं, वो एक छोटा वर्क है, छोटा नॉवल है। तो 1899 में ये पब्लिश हुआ है और फर्स्ट नॉवल के रूप में जाना जाता है। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जो जॉन गाल्सवर्दी हैं उनको जाना जाता है किसके संदर्भ में, किसके साथ उनको कनेक्ट किया जाता है? तो रोमांटिक ट्रेडिशन से जोड़ा जाता है, साइकोलॉजिकल से, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो देखिए क्वेश्चन आपने शायद पहले पढ़ा भी हो और वैसे भी हमने आपको बता दिया है कि जो गाल्सवर्दी हैं वो रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट हैं। रियल जो सोसाइटी की घटनाएं हैं उनको उन्होंने दर्शाया है, उन्होंने प्रॉब्लम प्लेस, जो समाज की प्रॉब्लम्स है उनको उजागर किया है। तो आप कह सकते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रियलिस्टिक ट्रेडिशन रिलेटेड टू जॉन्स एंड पिनेरो। ये जॉन्स एंड पिनेरो जो है दोस्तों, इनकी डिटेल में आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू, फोरसाइट जो है वो बिलोंग्स करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? एक कंट्री साइड फैमिली, ए टिपिकल सिटी फैमिली, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी इजलैंडर्स, नन ऑफ द एबव। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए टिपिकल सिटी फैमिली। और दोस्तों इस पर कुछ थोड़ा विवाद भी हुआ था, इसलिए अभी इसका आंसर आप यही मानिए। इसमें मैं अगर कुछ और डिटेल होगी तो मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू ए टिपिकल सिटी फैमिली। व्हाट काइंड ऑफ प्ले गाल्सवर्दी राइट? गाल्सवर्दी ने किस प्रकार के प्लेज लिखे हैं? आपको मालूम है, आपने याद किया है, मुझे बता दीजिए। मैंने कई बार ये चीज आपको बता दी। प्रॉब्लम प्लेज लिखे हैं, पोएटिक ड्रामा लिखा है, एब्सर्ड ड्रामा लिखा है, किचन सिंक ड्रामा लिखा है, किस तरह के प्ले लिखे हैं? तो आप सभी को मालूम है कि गाल्सवर्दी वाज ए प्रॉब्लम प्ले राइटर, वाज ए सोशल ट्रेजेडी राइटर, वाज ए सोशल प्ले राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए मॉडर्न कॉमेडी, दोस्तों ये एक साथ हो गया, इसको अलग आप समझिएगा। ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये जॉन गाल्सवर्दी का, इंपॉर्टेंट वर्क की श्रेणी में आप इसको रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ए मॉडर्न कॉमेडी इज ए वर्क फ्रॉम द पेन ऑफ जॉन गाल्सवर्दी हु वाज ए फेमस प्रॉब्लम प्ले राइटर, फेमस ट्रेजेडी, सोशल ट्रेजेडी राइटर, मॉडर्न एज के 20th सेंचुरी के ये प्ले राइटर हैं, ध्यान रखिएगा। जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, जॉन गाल्सवर्दी के जो आइडियाज हैं, विचार हैं, थॉट्स हैं ऑन ड्रामा, ड्रामे के विषय में, प्ले के विषय में, आर फाउंड इन, उनको किस वर्क में दर्शाया गया है। तो दोस्तों सही आंसर है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। यहां पर इसको मैं कनेक्ट करा देता हूं, अभी आपको याद करा देता हूं। देखिए कोई व्यक्ति अगर ड्रामे के ऊपर अपने विचार प्रकट करेगा, आइडियाज को दर्शाएगा, तो आपको मालूम है कि जब हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो माहौल जो है आसपास का वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, है ना। तो ये ट्रैंक्विलिटी का जो मतलब है दोस्तों वो है पीस, शांति। तो इससे आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में गाल्सवर्दी ने अपने आइडियाज जो हैं ड्रामे के ऊपर उनको दर्शाया है। दोस्तों मुझे लगता है इस प्रकार जो भी आए हुए हमारे क्वेश्चंस थे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में गाल्सवर्दी के, वो हमने कंप्लीट किए हैं। और इट इज योर टास्क टू लर्न ऑल द 52 क्वेश्चंस। ये आपको याद कर लेने हैं, इनको आपको कल के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ना है। अब आप रोजाना जो भी वर्क आपको दिया जाए उसको दोस्तों कंप्लीट कीजिएगा। हमें अब लगातार मेहनत करनी है, जब तक हमको नहीं रुकना है, जब तक कि हमारा नंबर एग्जाम में नहीं आ जाता है। जिस दिन आप दरवाजे में जाएंगे उसी दिन आपको ये निर्धारित कर लेना है कि मैं इन हूं या आउट हूं। वो एक मौका आपको मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, तो उसकी तैयारी अब आपको रेगुलर वे में करनी है। वो पॉइंट जो आपके कमजोर हों, मैं एक वीडियो छोटा सा और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन और अच्छे से करनी है। तो आपने अपना ये जो समय दिया इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वी कंटिन्यू, देखते रहिए और जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए और अपना वर्क डेली अपडेट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।